दोस्तों, यह जो जानकारी हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं, यह जानकारी हमने किताबों में से पढ़कर इकट्ठा की है। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का इतिहास। मुगल फौज जब बार बार हार रही थी, तब उन्होंने बादशाह के गुस्से से बचने के लिए बादशाह से यह कहा कि हिंदू और सिखों में पहचान करना मुश्किल हो चुका है। उनकी यह बात सुनने के उपरांत बादशाह ने यह हुक्म जारी किया कि मुगल फौज में जितने भी हिंदू हैं, दाढ़ी, मूछ और सर के बाल काट दिए जाएं। सभी हिंदुओं के बाल जबरदस्ती काटे गए। बादशाह को यह मालूम था कि सिख कभी भी अपनी दाढ़ी और मूछ नहीं कटवाते। हिंदुओं के बाल काटने के बाद उनकी पहचान करना आसान हो जाएगा। और बादशाह ने यह भी कहा, सारे देश में यह मुनादी करा दी जाए कि कोई भी लंबी दाढ़ी ना रखे। यदि किसी इंसान ने लंबी दाढ़ी रखी हुई हो तो तुरंत उसकी दाढ़ी उखाड़ दी जाए। बादशाह के इस हुक्म के उपरांत फौज के सूबेदारों ने नाई को साथ लेकर गलियों में घूमने लगे। जो भी दाढ़ी वाला और मूछ वाला इंसान दिखाई दे, उसे जबरदस्ती पकड़कर और उसे बेइज्जत कर गंदे पानी से उसकी दाढ़ी और मूछ मुड़वा दी जाती और उसकी दाढ़ी और उसके वस्त्र उतार दिए जाते। जो भी कोई हिंदू बादशाह या फिर साहिबजादों के सामने पेश होता था, वह अपनी दाढ़ी और मूछ कटवा कर ही जाता था। सिखों के खिलाफ मुहिम में सिरहिंद का सूबेदार गाजी खान और शाही फौज का जनरल मोहम्मद आमीन खान सबसे ज्यादा सरगर्म थे। पिछले कुछ समय से वह दोनों मिलकर सिखों के खिलाफ लड़ रहे थे, परंतु अब उनमें दरार आ चुकी थी। परंतु अब गाजी खान मोहम्मद आमीन खान के साथ काम करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि गाजी खान को मोहम्मद आमीन खान से यह शिकायत थी। आमीन खान सारे पैसे पर कब्जा कर बैठा हुआ था, क्योंकि आमीन खान उसके सिपाहियों को तनख्वाह देने के लिए भी पैसे नहीं दे रहा था। 21 अगस्त 1711 को बादशाह को गाजी खान का खत मिला, जिसमें उसने अपनी कुछ मांगे लिखी हुई थी। गाजी खान ने बादशाह को अपनी 12 लाख बकाया राशि की बात भी उस खत में लिखी थी, परंतु बादशाह आमीन खान पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान था, इसीलिए बादशाह ने गाजी खान के खत की कुछ ज्यादा परवाह नहीं की। अब गाजी खान बादशाह के सामने पेश होने के लिए खुद लाहौर आ गया। जब बादशाह को यह सूचना दी गई कि गाजी खान सिखों का पीछा छोड़कर लाहौर में अपनी हवेली में आकर बैठ गया है, तब बादशाह ने हमीदुद्दीन खान के द्वारा गाजी खान को हुक्म भेजा कि वह घर में ना बैठे, तुरंत सिखों के खिलाफ मुहिम पर चला जाए। जो दरोगा हुक्म लेकर गया था, उसका हुक्म मानने की बजाय गाजी खान ने उसके साथ झगड़ा किया और जिद की वह पहले बादशाह से मिलना चाहता है। अगले ही दिन जब गाजी खान बादशाह से मिलने के लिए आने ही वाला था, तब बादशाह ने हुक्म जारी किया कि गाजी खान को उसके खेमे में घुसने ना दिया जाए। जब बादशाह ने उससे मिलने के लिए इनकार कर दिया, तब वह निराश अपने घर लाहौर वापस आकर बैठ गया। जब यह बात बादशाह को मालूम हुई, तब बादशाह ने 22 अगस्त को इस्लाम खान बहादुर, महावत खान और सरबराह खान कोतवाल को गाजी खान को गिरफ्तार करने के लिए भेज दिया। और बादशाह ने उन्हें यह भी कहा, यदि उसकी गिरफ्तारी में कोई रुकावट आए तब उसे कत्ल कर दिया जाए। इसके अलावा उसे सिरहिंद की सूबेदारी से भी हटा दिया गया और उससे उसकी सारी फौज वापस ले ली। जब गाजी खान को दरबार में पेश किया गया, तब बादशाह महावत खान के साथ इस बात पर नाराज हो गया कि वह गाजी खान को हाथी पर बिठाकर क्यों लेकर आया है। बादशाह ने हुक्म दिया कि गाजी खान के पैरों में जंजीरें डालकर उसे किले में कैद कर दिया जाए। बादशाह के हुक्म पर उसकी सारी जायदाद भी जब्त कर ली गई। उसकी जायदाद में 500 मोहर, 1,36,000 नगद, 11 हाथी, 70 घोड़े, 18 ऊंट और बहुत से हीरे जवाहरात, यह सारा सामान जब्त करने के बाद सरकारी खजाने में जमा करवा दिया गया और उसकी सारी जमीन जब्त करके बादशाह ने अपने नाम पर करवा ली। बादशाह ने यह हुक्म भी जारी किया, यदि कोई अफसर गाजी खान की सिफारिश लेकर आए तो उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाए। और बादशाह ने यह हुक्म भी जारी किया, आगे से गाजी खान को मोहम्मद रुस्तम ही लिखा जाए। गाजी खान के साथ साथ उसके दरबारियों को भी सजा दी गई। बादशाह ने गाजी खान को कैद करने के उपरांत सिरहिंद की सूबेदारी फिरोज खान को सौंप दी और उसकी फौज बढ़ाकर 7,000 कर दी। 20 नवंबर 1711 को बादशाह ने रहम करके मोहम्मद रुस्तम को रिहा कर दिया और उसे फौजदार बनाकर कांगड़े में सिखों के खिलाफ 9 दिसंबर को 2500 की फौज देकर भेज दिया। 23 अगस्त को बादशाह ने मोहम्मद आमीन खान को सिखों के खिलाफ मुहिम पर जाने के लिए 2 लाख एडवांस में भी भेजे। 27 अगस्त को बादशाह को पता चला कि बंदा सिंह रावी दरिया पार करके रोपड़ की तरफ चला गया है और वहां से वह लोहगढ़ की तरफ जाने की तैयारी कर रहा है। 14 सितंबर को बादशाह को यह सूचना भी मिली कि बंदा सिंह ने 4600 सिख फौज के साथ 7 दिसंबर को सतलुज दरिया पार कर लिया था। इसके उपरांत
बादशाह ने मोहम्मद आमीन खान को कीरतपुर साहिब की तरफ कूच करने का आदेश दिया। 9000 और फौज भेजने का बादशाह ने हुक्म जारी किया। मोहम्मद आमीन खान ने 5 अक्टूबर 1711 को सतलुज दरिया पार कर लिया। इसी समय के दौरान बंदा सिंह वहां से निकलकर पहाड़ों की तरफ कुल्लू पहुंच गया था। 2 नवंबर 1711 के दिन बादशाह ने फौजदार खान को जालंधर का फौजदार बना दिया और उसे भी सिखों के खिलाफ मुहिम पर भेज दिया। 5 नवंबर को बादशाह को मुहिम अमीन खान का खत मिला, जिसमें लिखा था कि सिख रात के समय में हमला करते हैं, इसलिए जालंधर द्वाबा के फौजदार होशदार खान को बोलकर 5000 घुड़सवार फौज और भेजे जाएं। अगले ही दिन बादशाह ने 5000 घुड़सवार और 300 बंदूकचियों को होशदार खान को देकर रोपड़ की तरफ रवाना कर दिया। 12 नवीन अहमद खान भी अपनी 1000 फौज को लेकर मोहम्मद आमीन खान के साथ मिल गया। 14 नवंबर को बादशाह को सूचना मिली कि 9 नवंबर के दिन सिख और मुगल फौज के बीच में हरी के जंगल में जाते हुए रास्ते में 4 घंटे लगातार युद्ध चला, जिसमें सिख और मुगल फौज दोनों की ही फौजों में बहुत घमासान युद्ध हुआ और बहुत से सिपाही मारे गए। इन दिनों में जोधपुर का राजा अजीत सिंह और जयपुर का राजा जय सिंह सबाई मुगल बादशाह से वफादारी साबित करने के लिए लाहौर आए हुए थे। वह 21 सितंबर 1711 के दिन लाहौर से 10 किलोमीटर दूर गांव लूनिया में पड़ाव डाल रहे थे। इन दिनों में बंदा सिंह बहादुर ने अपने सिखों के हाथ इन राजाओं को खत भेजे। उस खत में लिखा था कि वह बादशाह के खिलाफ जंग में हमारी मदद करें, परंतु उन राजाओं ने बंदा सिंह जी के द्वारा भेजे गए सिखों का कत्ल कर दिया और इस बात की सूचना बादशाह को भी भेज दी और उन्होंने कहा कि वह सिखों के खिलाफ जंग में बादशाह का साथ देंगे। इन दोनों हिंदू राजाओं ने बादशाह को खुश करने के लिए बंदा सिंह जी के द्वारा भेजे गए सिखों का कत्ल कर दिया था, परंतु बादशाह को फिर भी उन हिंदू राजाओं पर भरोसा नहीं था। बादशाह ने उन हिंदू राजाओं को हुक्म दिया कि वह लोहगढ़ में जाकर बंदा सिंह को पकड़ने में मुगल फौज की सहायता करे। बादशाह का हुक्म मिलने के उपरांत ये दोनों राजा लोहगढ़ किले की तरफ चल पड़े और 7 अक्टूबर 1711 के दिन सडोरा पहुंच गए और उन्होंने अपने 1000 सिपाही लोहगढ़ किले पर नजर रखने के लिए तैनात कर दिए। उधर बादशाह का जर्नैल मोहम्मद आमीन खान भी 5 अक्टूबर को सतलुज पार करके लोहगढ़ किले की तरफ चल पड़ा। जब बंदा सिंह को इस बात की सूचना मिली कि इतनी बड़ी फौज लोहगढ़ किले की ओर बढ़ रही है, तब बंदा सिंह ने इतनी बड़ी फौज के साथ लड़ाई कर अपनी ताकत व्यर्थ करना और अपने सिखों को मरवाने की बजाय कुल्लू की तरफ जाने का फैसला किया। इसके साथ ही मुगल फौज का ध्यान बटाने के लिए सिख फौज की कुछ टुकड़ियों को रोपड़ के इलाके में अमीर वजीरों को लूटना शुरू कर दिया। इन दिनों में बादशाह ने सिखों के कत्ल करने का हुक्म जारी किया हुआ था। बादशाह को खुश करने के लिए मुगल फौज के बड़े अफसरों ने मुगल फौज को सिखों को ढूंढने के लिए अक्सर भेज दिया करते थे। सितंबर के आखिर में और अक्टूबर के शुरुआत में मुल्तान और इसके इर्द गिर्द के इलाके में से 40 सिख गिरफ्तार कर लिए गए और उन्हें लाहौर भेज दिया गया। 11 अक्टूबर 1711 के दिन इन्हें बादशाह के सामने पेश किया गया। बादशाह ने हुक्म दिया, यदि वह मुसलमान बन जाएं तो उन्हें छोड़ दिया जाए, यदि वह मुसलमान बनना कबूल ना करें तब उन्हें मार दिया जाए। बादशाह को बताया गया कि इनमें से किसी एक ने भी मुसलमान बनना कबूल नहीं किया। यह बात सुनने के उपरांत बादशाह ने हुक्म दिया कि उन्हें जिंदा ही जमीन में दफन कर दिया जाए। 40 सिखों को गांव आलोवाल, जहां पर बादशाह ने अपना डेरा लगाया हुआ था, वहां जिंदा ही जमीन में दफन कर दिया गया। इसमें से कुछ शहीदों के नाम इस प्रकार हैं: सहज सिंह चौहान, डोगर सिंह, हीरा सिंह, दयाल सिंह, केसो सिंह, भट्ट देसा सिंह, भट्ट नरबूद सिंह, भट्ट तारा सिंह, भट्ट सेवा सिंह, भट्ट देवा सिंह, भट्ट जेठा सिंह चौहान, जेठा सिंह परमार, हरि सिंह, रूप सिंह, प्रसन्न सिंह राठौर, अनूप सिंह, केहर सिंह, चंदन सिंह, धर्म सिंह। आज की यह जानकारी हम यहीं पर समाप्त करने वाले हैं। फिर मिलेंगे एक और नई ऐतिहासिक जानकारी के साथ। जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।